आज उसके हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। मूल कॉन्सेप्ट में ही एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं, उन केमिकल सब्सटेंस में जिन जिन एलिमेंट या जिन जिन एटम से मिलके कोई भी हमारा कंपाउंड बना है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी भी एक एटम का या किसी भी एक एलिमेंट के कितने परसेंटेज मौजूद हैं इन वन मॉलिक्यूल या मोर देन वन मॉलिक्यूल, ये फाइंड करना आता है हमारे परसेंटेज कंपोजिशन में। समटाइम्स एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल सी चीज है, देखिएगा, एक आप एग्जांपल के थ्रू समझिए परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है या कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज है और उस 100 रुपीज में से हम लोग मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद 100 में से हमने 20 का ओनियन खरीद लिया, 20 का पोटैटो खरीद लिया और 10 रुपीज के कुछ वेजिटेबल्स ले लिए। तो कुल मिला के 100 रुपए में से हमने 50 रुपए क्या कर दिए हैं, स्पेंड कर दिए हैं या तो खर्च कर दिए। तो अब हम कैलकुलेट ये कैसे करें कि कितना परसेंटेज हमने खर्च किया है। 100 रुपए हम लेके गए थे, 50 रुपए हमने खर्च कर दिए। तो आप बताइए, सॉल्व करने के लिए 50 हमने खर्च किए, 100 टोटल लेके गए थे एंड इन परसेंटेज, तो हमारे पास परसेंट कितना आ गया, 50%। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हम लोग अपना मास परसेंटेज भी निकालेंगे। किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज किसी कंपाउंड में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। उसके लिए आइए हम लोग सिंपल सा एक फार्मूला है वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और चेक करेंगे किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए जो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, mass of that element in compound and divide by total molecular mass या total molecular weight। तो जितना भी उस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, चलिए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिखा, हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज के लिए अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो C6H12 एंड O6 ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल, देखिए अगर हमें आंसर परसेंटेज में देना है तो मॉलिक्यूल्स के नंबर हम लोग कितने भी ले लें, परसेंटेज जो होंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एलिमेंट के लिए वो ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे, परसेंटेज तो वैल्यू सेम ही आनी है। तो हमारे पास अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं। चलिए तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले अगर सिंपल वे में हम लोग देखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन या मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर कार्बन का मास परसेंटेज हम लोग देखना चाहें तो अब देखिएगा फॉर्मूला में लिखा हुआ है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। तो चलिए कंपाउंड में अगर ये रहा हमारे पास कंपाउंड, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमें पता भी होता है। तो अगर कार्बन के लिए हमें निकालना है तो कार्बन एलिमेंट के लिए बताइए यहाँ पे मास कितना होगा, 1 कार्बन एटम का मास हमारे पास 12, ओके, 12 ग्राम इनटू, और अगर केमिकल फॉर्मूला चेक करें तो हमारे पास कार्बन नंबर्स कितने हैं, 6। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज में हमारे पास कार्बन का मास कितना है, 12 इंटू 6 यानी 72 ग्राम, ठीक है, एंड डिवाइड बाय ग्लूकोज के लिए टोटल मास। चलिए टोटल मास यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, हालांकि पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज के लिए 180 है, एग्जाम में समय बचेगा आपका, फिर भी हम लोग काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन 12 इंटू 6 प्लस
लिए 1 into 12 एंड प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 into 6। तो ओवरऑल जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है कितनी 180। ठीक है, 180 के बराबर। तो चलिए यहाँ हमने मास रख दिया अपना 180 और इंटू 100। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास इन परसेंटेज आती है कितनी 40%। यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन का जो मास परसेंटेज है वो कितना है हमारे पास 40% है। ठीक है, इसी तरीके से अदर भी मास परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बताइए ग्लूकोज में हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास मास 1 हाइड्रोजन के लिए जो मास होगा वो कितना होता है 1 हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम। ओवरऑल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम है कितने हमारे पास 12 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। टोटल हमको पता है ग्लूकोज का 180 एंड इनटू 100 इज फॉर परसेंटेज, परसेंटेज को निकालने के लिए इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब बताइए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे मिल गया लगभग 6.6%। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में मास परसेंटेज हाइड्रोजन हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग मास परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमें किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला पता है और अगर लाइक ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज बना हुआ है और अगर हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंटेज निकल गए हैं तो बताइए क्या ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालने के लिए पूरा फार्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, हमें करना क्या है कि ओवरऑल जितने एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं ऑक्सीजन का निकालने के लिए 100 में से क्या करते हैं इसको ऐड करके माइनस कर दें। इससे हमें क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। बट फिर भी चलिए यूज कर लेते हैं फार्मूले का मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बताइए अपने कंपाउंड या मॉलिक्यूल में अगर हम लोग चेक करें एक ऑक्सीजन एटम के लिए मास है 16, ओवरऑल एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में है 6 एंड डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास 180 इनटू 100। ये वैल्यू निकल के हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाती है लगभग 53.4%। तो इस तरीके से हम लोग अपना परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ये सिंपल वे है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल तरीका था चेक करने का कि किसी भी कंपाउंड एलिमेंट में हम लोग कैसे अपना मास परसेंटेज निकालते हैं। आइए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है हमारे पास पेनिसिलिन एंड एच एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट which contains 9% sulfur, which contains 9% sulfur by mass. Then calculate minimum। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए समटाइम्स होता क्या है कि क्वेश्चन में कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा लाइक पेनिसिलिन है जिसका कि हमें केमिकल फार्मूला नहीं पता, क्योंकि सारे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम याद भी नहीं कर सकते हैं। अब पेनिसिलिन एन हमें दिखा, अब इस पेनिसिलिन एन में क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले तो एक डाटा दिया गया है नॉलेज के लिए तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और इस पेनिसिलिन एन के 1 मॉलिक्यूल में या पेनिसिलिन एन में जो भी हमारे पास केमिकल फार्मूला है जिन भी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसमें 9% क्या पाया जा रहा है सल्फर बाय मास और हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम। अब देखिए मिनिमम का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो टर्म यूज किया हुआ है हमने यहाँ पर क्या मिनिमम, ठीक, या समटाइम्स पॉसिबल, मिनिमम या पॉसिबल दोनों टर्म भी यूज कर सकते हैं। देखिए मिनिमम का मतलब ये है कि जो कंपाउंड या जो हमारे पास सब्सटेंस
कम से कम कितने मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, 1। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता नहीं है, तो मॉलिक्यूल के नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 1। इस मिनिमम का मीनिंग ये है कि इस मॉलिक्यूल में कम से कम एक सल्फर एटम तो है। कितने सल्फर एटम है ये हमें, जैसे ग्लूकोज का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, तो ग्लूकोज का तो फॉर्मूला हमें याद है कि ग्लूकोज में कार्बन के नंबर्स कितने होते हैं, 6। बट क्या हमें पेनिसिलिन एन में पता है कि कितने एटम्स हैं या कौन कौन से एटम्स हैं या उनके नंबर्स क्या, नहीं पता। तो ये मिनिमम टर्म हमको ये बताता है कि इस पेनिसिलिन एन में कम से कम 1 नंबर एटम सल्फर का तो है। ये मिनिमम डिपेंड कर रहा है किस चीज को, इस पेनिसिलिन एन में सल्फर के कितने एटम है हमारे पास, 1 एटम। ठीक, तो जैसे यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा दिया गया है क्वेश्चन में, सल्फर दिया गया है। और सल्फर के लिए अगर हम लोग मास परसेंटेज डायरेक्ट दिया गया है हमारे पास 9%, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 9 लिख लिया, इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। अब कंपाउंड में हमें पता नहीं है कितने नंबर्स हैं, बट उसी के लिए ये टर्म क्वेश्चन में दिया गया है मिनिमम। इससे हमें ये पता चल गया कि कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम मिनिमम कितने होंगे, कम से कम एक तो सल्फर हो गया। और एक सल्फर एटम के लिए अगर हम लोग मास कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास पता होता है कितना होता है, 32। तो 1 नंबर ऑफ एटम इनटू 32 डिवाइड बाय, ये हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हम क्या चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनटू 100। तो यहां से अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट अब निकालना चाहें तो 3200 डिवाइड बाय 9। अब 3200 डिवाइड बाय 9, अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, हमारा मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये लगभग हमारे पास 353.4 समथिंग लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि कोई ऐसा अननोन टाइप का कंपाउंड दे देगा जिसका कि हमको केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा, उसके बावजूद भी क्वेश्चन में एक टर्म यूज करता है मिनिमम, जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि मिनिमम का मीनिंग ये है कि जिसके लिए भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया हुआ है वो कम से कम कितने एटम हमको यूज करने हैं, 1 एटम यूज करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। A compound contains 20% nitrogen by mass। एक हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये नहीं बताया गया कंपाउंड का नाम क्या है, कौन सा कंपाउंड है, एक एज्यूम कर लिया जाए कि हमारे पास एक क्या है कंपाउंड है, उसमें 20% नाइट्रोजन है बाय मास, यानी जिस एलिमेंट के लिए मास परसेंटेज दिया गया वो एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन। इसके अलावा कंपाउंड में एक हिंट दिया गया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 molecule of compound contains 2 atoms of nitrogen। इसके अलावा एक छोटा सा ये हमें हिंट दिया गया है कि कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज 20 है, और उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल 1 molecule of compound contains 2 atoms of nitrogen। Then find वही minimum molecular weight। हमें क्या निकालना है, minimum molecular weight निकालना है। ठीक है, चलिए minimum molecular weight निकालने के लिए अब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया हुआ था हमने उसमें मिनिमम टर्म का यूज दिया हुआ था, या अगर यहाँ पे मिनिमम टर्म का तो यूज ना करें, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको एक हिंट दे दिया है कि एक मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2 एटम्स हैं। ठीक है, चलिए मास परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए, तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 20 इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। और उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के लिए मास परसेंटेज दिया गया उसका मास, जो 2 एटम क्वेश्चन में दिए गए और 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए मास कितना होता है, 14 एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ठीक है, ये 2 कहां से आया, ये 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था।
अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहें तो ओवरऑल हमारे पास हो गया 2800 डिवाइड बाय 20 और ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी 140 AMU। अब ये 140 AMU जो हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला हुआ है ये किसका है, वन मॉलिक्यूल का, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे AMU, या अदर यूनिट में हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 140 ग्राम पर मोल। पर मोल के लिए भी आप निकालेंगे तो वन मॉलिक्यूल के लिए हो गया ये 140 ग्राम पर मोल, या 140 क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग AMU बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास मास परसेंटेज में क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे या तो आपको एलिमेंट्री मास परसेंटेज देख के मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे मॉलिक्यूलर वेट देख के हमको पूछता है नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में कितने होंगे। ठीक है, जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जैसे कि आप सबको पता ही है बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है, ब्लड में मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% बाई वेट, बाई वेट बोले या बाई मास बोले मीनिंग दोनों का सेम ही है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% बाई वेट। फाइंड नंबर ऑफ 0.25% क्या, 0.25% आयरन, जिस एलिमेंट के लिए मास परसेंटेज दिया गया है वो हमारे पास है आयरन। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% iron by weight या by mass, then find number of atoms in a molecule of hemoglobin, in a molecule of hemoglobin। ठीक है, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए हमको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 89600। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको दिया गया है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का मास हमको पता है कितना है हमारे पास 89600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। आयरन, आयरन के लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि एक एटम का वेट होता कितना है। तो आयरन के लिए भी आप चाहें तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटॉमिक वेट, या डायरेक्ट हिंट के लिए आयरन के बारे में इस तरीके से बोल दिया जाता है आयरन 56। अब देखिए हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल या हीमोग्लोबिन में आयरन के परसेंटेज दिए गए कितने 0.25। तो मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आयरन, कितना दिया गया है हमको 0.25 इक्वल टू, मान लिया हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं n है। ठीक है, n इनटू 56 क्या है आयरन, इन्हीं आयरन के हमको क्या निकालना है एटम्स। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में मास परसेंटेज ऑफ आयरन 0.25 इक्वल टू n इनटू 56 एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया गया है 89600 इनटू 100। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ आयरन एटम्स है। यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 100 ये तो कैंसिल हो गया, तो 0.25 इनटू 896 एंड डिवाइड बाय 56। ठीक है, ओवरऑल ये कैलकुलेट करके जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे है कि हीमोग्लोबिन के बारे में जो दिया गया था, इस हीमोग्लोबिन का हमें क्या दिया गया था मॉलिक्यूलर वेट दिया था, आयरन के लिए क्या दिया गया था एटॉमिक वेट दिया गया था। इसके अलावा जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज है वो कौन सा दिया गया था आयरन। फाइंड क्या करना था हमको नंबर ऑफ एटम्स, अपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं अपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मास परसेंटेज पे।
या कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग नंबर एटम्स 4 आएंगे यहाँ पर हमारे पास। और आपको पता भी है कि हीमोग्लोबिन में 4 एटम्स होते हैं आयरन के, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है। ये नंबर ऑफ एटम्स आयरन के यहाँ पे 4 निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, पॉइंट्स हैं क्या हमारे पास। जैसे कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया, फाइंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हमें मास निकालना है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। और अगर हमें कैलकुलेट करना है मास कितने के लिए, 1 मोल के लिए, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 1 मोल कुछ भी हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 1 मोल प्रोटॉन हो, 1 मोल न्यूट्रॉन हो, 1 मोल में जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, फिक्स। और उस फिक्स वैल्यू के नंबर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के। तो चलिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमें निकालना है, तो इजीली 1 मोल में नंबर्स है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये वैल्यू ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, काफी ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो इसको हम लोग मिलीग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं। और मिलीग्राम में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है ये कितना, लगभग 0.55 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग आपको याद रखनी है। डायरेक्ट एग्जाम अगर बनता भी है स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओवरऑल कैलकुलेट करने में ये काफी समय आपका ले लेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए मिलीग्राम में वैल्यू कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया, 0.55 मिलीग्राम। ठीक है, इसी तरीके से इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उस पे अप्लाई होते हैं कई क्वेश्चंस। जैसे कि बोला गया चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, मास निकाला था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, उसी तरीके से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज। ठीक, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू होती है इन कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर हमें चार्ज निकालना है किसके लिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सेम तरीका है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है इन कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो 1 मोल के निकालने के लिए 1 मोल में नंबर हमारे पास कितने हैं, 6.023 इंटू 23 एंड इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें वैल्यू आएगी ये कूलम में। तो कूलम में जब ये ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आता है 96500 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अब ये वैल्यू अदर यूनिट में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं समटाइम। कूलम की जगह अगर हम लोग फैराडे का यूज करें तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 फैराडे। इसी को हम लोग वैल्यू क्या बोल देते हैं, 1 फैराडे या 1 एफ से भी यूज कर लेते हैं। तो एक वैल्यू निकल के आई जो याद रखनी, क्या, चार्ज
ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास कितना होता है 96,500 कूलम के बराबर या 1 फैराडे के बराबर, ठीक है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है हमारे पास 0.55 मिलीग्राम के बराबर, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 फैराडे या 96,500 कूलम, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन, चार्ज ऑन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg+2 मैग्नीशियम आयन। तो हमें दिया गया है मैग्नीशियम आयन के लिए मास कितना दिया गया, मैग्नीशियम आयन हमको 48 ग्राम, और 48 ग्राम मैग्नीशियम आयन पे हमें क्या निकालना है अपने चार्ज, ठीक है। अब कंडीशन ये है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे मैग्नीशियम आयन में। तो अगर 1 मोल मैग्नीशियम आयन हमारे पास होते, मान लिया हमने कि अगर हमारे पास 1 मोल Mg+2 आयन है। अब आप समझिएगा 1 मोल मैग्नीशियम+2 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ये हमने +2 का यूज किया हुआ है, ये जो +2 है, इस +2 का मतलब ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम आयन के पास चार्ज कितना है 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। हाँ, हालांकि चार्ज दोनों होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, साथ साथ क्या होती है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1 मोल मैग्नीशियम आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, और वो चार्ज की वैल्यू क्या है पॉजिटिव में +2 लिखा हुआ है मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 मोल पे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मोल अगर निकाल लें तो मोल इक्वल टू वेट दिया गया है, तो वेट अपान आयन दिया गया है, तो क्या यूज कर लेंगे हम लोग आयनिक वेट इक्वल टू 48 ग्राम, और मैग्नीशियम के जो वेट होता है एटॉमिक वेट या आयनिक वेट जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 24। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए 2 मोल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीशियम आयन हमारे पास कितने हैं 2 मोल। 1 मोल में हमें चार्ज पता है कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन, सो इन 2 मोल मैग्नीशियम आयन। अब आप बताइए 2 मोल मैग्नीशियम आयन में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएंगे। अगर 1 मोल के पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो 2 मोल के पास कितने हो गए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। या इसी 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को अब आप बताइए इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे, और जो क्वेश्चन में आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 4 फैराडे या 4F। तो चार्ज ऑन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना निकल के आया हमारे पास 4 फैराडे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताना है तो अकॉर्डिंग टू आयन देखें मैग्नीशियम पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और तरीके का हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चार्ज ऑन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम पे +3 एल्युमिनियम आयन। दिस टाइम एल्युमिनियम आयन के लिए जो हमको वेट दिया गया वो कितना दिया गया 54 ग्राम। चलिए करते हैं। तो पहले तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन में चार्ज कितने होंगे, तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन इक्वल टू, अब आप चेक कीजिए यहाँ पे जो ये +3 है यही हमारे पास क्या है चार्ज है। अब इस +3 का मतलब आप ये मत निकालिएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल्युमिनियम के लिए वो क्या है 1 मोल है। अगर एल्युमिनियम का डाटा हमने मोल में लिया हुआ है तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो भी किसमें है हमारे पास मोल में है। तो 1 मोल एल्युमिनियम पे अगर तो यहाँ चेक करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए चार्ज 1 मोल एल्युमिनियम +3 का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज है 3 मोल इलेक्ट्रॉन।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अपने ओवरऑल मोल काउंट करें तो ओवरऑल मोल के लिए वेट अपान आयनिक वेट, जो भी आयन दिया गया है, वेट लिखना चाहेंगे क्वेश्चन में 54 डिवाइड बाय एल्युमिनियम के लिए एक एटम का जो वेट है हमारे पास एटॉमिक वेट वो कितना होता है 27। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 ग्राम में कितने मोल एल्युमिनियम है हमारे पास 2 मोल आयन, 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। अब आप बताइए सो इन 2 मोल एल्युमिनियम आयन, 1 मोल एल्युमिनियम आयन में चार्ज है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन में कितने चार्ज रहेंगे हमारे पास 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पे कितना है हमारे पास 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है 1 फैराडे के, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितनों के बराबर हो गया हमारे पास 6 फैराडे के। और जो एल्युमिनियम पे चार्ज हमारे पास आ रहा है वो चार्ज कैसा है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो चार्ज है हमारे पास 6 फैराडे वो किस टाइप का चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने चार्ज के अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ चार्ज या मोल्स नंबर ऑफ फैराडे आप चाहें तो उसको कूलम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1 फैराडे इक्वल टू 96500 96,500 कूलम, तो 6 फैराडे 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमको कूलम में भी क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल, हमारे पास आयरन का कैप्सूल है 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन्स 100 milligram of ferrous fumarate। ठीक है, कोई हमारे पास आयरन का कैप्सूल है, कैप्सूल कोई मेडिसिन समझ लीजिए आप खाने वाला, और उसमें फेरस फ्यूमरेट के लिए जो वेट है वो कितना है, टोटल कैप्सूल का वेट कितना है 400 है, और फेरस फ्यूमरेट के लिए वेट कितना दिया गया है 100 मिलीग्राम। फेरस फ्यूमरेट के लिए हम लोग फार्मूला बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CHCOO का होल ट्वाइस इनटू Fe, ये फेरस फ्यूमरेट है हमारे पास। 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट। ठीक, तो पूछा क्या गया है हमको, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ आयरन का इन कैप्सूल, ना कि फेरस फ्यूमरेट। किसमें पूछा गया है कैप्सूल में, चलिए सॉल्व करते हैं यहां से। 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट, फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ आयरन इन कैप्सूल। सबसे पहले हमें तो ये निकालना है कि हमारे फेरस फ्यूमरेट में कितना हमारे पास आयरन के मास परसेंटेज है, फिर उस मास परसेंटेज को हम लोग कंपेयर करा लेंगे किससे 400 मिलीग्राम। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपना फेरस फ्यूमरेट के लिए मास निकालते हैं, CHCOO का होल ट्वाइस इनटू Fe। जब इसके लिए हम लोग ओवरऑल मास निकालेंगे, देखिएगा हमारे पास यहाँ पे कार्बन के नंबर्स कितने हैं 1 1 2 कार्बन, 2 into 2 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से ये हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर कार्बन है, प्लस 2 क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है ये नंबर, इसके अलावा हमारे पास 4 क्या है एटम ऑक्सीजन के हैं, और 1 एटम किसका है हमारे पास आयरन का। मास निकालना चाहें 4 कार्बन के लिए 12 into 4 कितना हो गया 48, प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 into 4 64, एंड प्लस आयरन का हमें पता होता है कितना होता है 56। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो 60 प्लस 50 110, ये हो गया 120, 50 यानी ओवरऑल वेट हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 170 ग्राम। ठीक है,
अब फेरस फ्यूमरेट का जो वेट है हमारे पास वो कितना निकल के आ गया हमारे पास 170 ग्राम। अब हमें ये निकालना है कि इस 170 ग्राम में कितना हमारे पास आयरन है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट हैव कितना आयरन है 56 ग्राम। 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट में हमारे पास आयरन की जो वेट है वो कितना दिया गया है हमको 56 ग्राम। अब बताइए अगर 1 ग्राम फेरस फ्यूमरेट के लिए कैलकुलेट करना होता तो हमारे पास कितना आ जाता 56 डिवाइड बाय 170 56 डिवाइड बाय 170 ग्राम आयरन। ठीक है, और ग्राम ग्राम में है तो ये ग्राम तो यहाँ से क्या हो गया कैंसिल ही हो गया। 56 डिवाइड बाय 170 करेंगे डायरेक्ट हमारे पास ग्राम ग्राम कैंसिल हो क्या आ गया हमारे पास 56 डिवाइड बाय 170। अब आंसर जो मिलीग्राम में आना है क्वेश्चन में कितना फेरस फ्यूमरेट दिया गया है 100 मिलीग्राम दिया गया है। तो 100 मिलीग्राम के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है अब आप बताइए 100 के लिए कितना हो गया यहाँ से ये 56 into 100 डिवाइड बाय 170 मिलीग्राम क्या आयरन। अब ये जो आयरन का वेट हमको निकल के आया मिलीग्राम में ये किस में आया है ये हमको निकल के आया हुआ है 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट के पास आयरन का मास आ गया। बट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो किसने पूछा गया है मास ऑफ आयरन इन कैप्सूल और जो कैप्सूल का ओवरऑल मास है हमारे पास वो कितना है 400। तो ठीक है चलिए अगर हम लोग मास परसेंटेज यहाँ से निकालना चाहें ठीक है इधर देख लेते हैं कि अगर मास परसेंटेज हमें निकालना है तो मास परसेंटेज निकालने के लिए आयरन का बताइएगा टोटल कैप्सूल का वेट कितना है 400 और आयरन का मास कितना आ गया हमारे पास फाइनली सब एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 56 into 100 डिवाइड बाय 170 ये आयरन का मास और टोटल कैप्सूल का मास 400 तो इनटू 400 और परसेंटेज के लिए हमने क्या किया है 100। अब ये जो कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास मास निकल के आया ये किसके लिए मास निकल के आ गया हमारे पास आयरन का मास और आयरन का मास किसमें निकल के आया हमारे पास कैप्सूल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है कि 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल के 100 मिलीग्राम क्या है हमारे पास फेरस फ्यूमरेट। तो सबसे पहले हमें फेरस फ्यूमरेट 100 मिलीग्राम में अपना आयरन का मास निकाला हुआ है उसी आयरन के परसेंटेज को हमने कैलकुलेट किया हुआ है रिलेट करा के किससे कैप्सूल से। तो 56 into 100 डिवाइड बाय 170 और डिवाइड बाय आयरन कैप्सूल का मास 400 into 100 ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा अपना इजीली आयरन के मास परसेंटेज। तो इस तरीके से भी हमको थोड़ा सा 2 पार्ट में क्वेश्चन बना के दे देता है थोड़ा लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग मास परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ये लगभग 8.2% यहाँ से निकल के आता है 8.2% आएगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज पे अपने या मोल से रिलेटेड पार्ट। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है हमारे पास ये समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल रुपए है हमारे पास आपके पास किसी एक के पास समझ लीजिए क्या है हमारे पास 1 मोल रुपीस है। अब उन 1 मोल रुपीस काफी कॉमन क्वेश्चन है कई बार आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए इस टाइप से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल रुपए है और उन 1 मोल रुपए को हमें क्या करना है खर्च करना है पूरे 1 मोल रुपए को क्या करना है खर्च करना है और उस खर्च करने की जो रेट है वो हमने आपको बता रखा है कि लगभग 10 लाख रुपीस पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम लोग 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 10 लाख रुपीस पर सेकेंड। तो हमें टाइम ये निकालना है कि 1 मोल रुपीस को ओवरऑल स्पेंड करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं। Suppose we have 1 mole rupees
many years it would take to spend with rate of 10 lakh rupees per second. 10 lakh rupees per second. ठीक है, सपोज वी हैव 1 more rupees, then how many years it would take to spend with rate of 10 lakh rupees per second. तो कितना समय लग जाएगा या कितने साल लग जाएंगे, तो ये निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा हमारे पास तरीका है। तरीका है क्या, देखिए 1 मोल की अगर बात कर रहे हैं तो 1 मोल का ऑलवेज मीनिंग आता है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर। और कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, सबको याद है 6.023 into 10 to the power 23। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि 10 लाख, या अगर हम 10 लाख को लिखना चाहें तो ये लगभग कितना हो गया हमारे पास 1 मिलियन, यानी 10 to the power 6। तो 10 to the power 6 रुपीस को खर्च करने में समय कितना लगा हमारे पास 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया गया 10 to the power 6 लाख रुपीस 1 सेकेंड में खर्च होते हैं। सो अगर हमें 1 लाख रुपए या 10 पावर 6 को खर्च करने में अगर हमने 1 सेकेंड लगाया तो 1 रुपए को खर्च करने में कितना समय लगेगा 1/10 to the power 6 सेकेंड। ठीक है, 10 to the power 6 रुपीस यानी 10 लाख रुपए को खर्च करने में अगर 1 सेकेंड लगते हैं तो 1 रुपए को खर्च करने में कितना समय लग गया 1/10 to the power 6 सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल रुपए। चलिए यहाँ देखते हैं 1 मोल रुपीस, यहाँ ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं 1 मोल का यहाँ पे मीनिंग कितना निकल के आ रहा है 6.023 into 10 to the power 23 कितने रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम निकालना चाहें तो अब लगभग कितना हो गया हमारे पास 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय 10 to the power 6 सेकेंड। याद रखिएगा क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया वो पूछा गया ईयर, कितने साल लगेंगे, और जो हमने आंसर निकाला या जो हमने डाटा लिखा हुआ है यहाँ वो किस में लिखा है सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 6.023 into 10 to the power 23। साथ साथ चलिएगा तो आसानी होगी देख के लिखने में कि सबसे पहले हमने सेकेंड को कन्वर्ट किया किसमें मिनट में, तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो इनटू यहाँ क्या कर दिया 60। अब ये जो हमने डाटा लिखा है किसमें आ गया मिनट में आ गया। नेक्स्ट मिनट को आवर्स में अगर हम लोग को चेंज करना है, अब आप बताइए 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए हमारे पास 60 मिनट, तो इनटू 60। अब ये जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है ये किसमें लिखा हुआ है आवर्स में। नेक्स्ट डे में निकालते हैं। अब आप हमें बताइए 1 डे में कितने आवर्स 24, तो इनटू 24। ये बताइए अब जो ये डाटा लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में डे, कितने दिन लगेंगे 1 मोल रुपए को खर्च करने में, 24 लिखा ना हमने। अब ईयर निकालना है तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365। 1 ईयर में कितने दिन होगा हमारे पास 365। अब ये जो हमारे पास डाटा निकल के आया ये क्या निकल के आया हमारे पास ईयर, ईयर मतलब साल। और जब इसको हम लोग ओवरऑल यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं 2 into 10 to the power 10 ईयर, कितने साल। अब आप खुद देख लीजिए 10 to the power 10 मतलब ये अरब खरब लगभग पहुंच गया हमारा। तो 1 मोल रुपीस, अब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी बड़ी होती है हमारे पास, कि अगर वो भी तब है तब आप स्पेंड करने का रेट ऐसा रखे हुए हो जो शायद दुनिया में कोई नहीं करता, 10 लाख रुपए पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा जाए उसके रेट से हमें 1 मोल, और कहने के लिए बड़ा छोटा सा 1 मोल, बट उस 1 मोल में नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि ओवरऑल स्पेंड करने में भी हमें कितना समय लग रहा है
पावर 10 इयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है मास परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड या चार्ज से रिलेटेड, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप छोटा सा काम बस कीजिए, शॉर्ट पेपर उठाइए अपने नीट के, एम्स के या मेडिकल एग्जाम के, और पिछले 10 ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन आप खोलिए, उसमें देखिए आपको मिलेंगे इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। छोटे छोटे से आपके टॉपिक हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है।